How are you to all? I hope so you're doing well. It is a very important for the CTEC exam 2026, chapter number 5, class 6, हिस्ट्री का। आप सभी को पता है हिस्ट्री में एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही पढ़ना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी से ही आपकी एनसीईआरटी बुक से ही 40 मार्क्स का आता है। 20 मार्क्स आपकी पैडोलॉजी सेक्शन आता है, जो मैं जल्दी ही कराने वाली हूँ। साथ ही साथ इन टॉपिक को हम वर्बली पढ़ेंगे, ईजिली पढ़ेंगे, मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्य और उनके प्राचीन गणराज्य क्या है। इसमें से हम मेन पढ़ेंगे कि इसमें शासक किस तरीके से बने जाते हैं, कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार याद रखना है कि 3000 साल पहले ही राजा जो है प्रक्रिया, जो राजा बनने की प्रक्रिया होती थी, वो परिवर्तन होते गया। धीरे धीरे समय के साथ ये चेंजेस आते ही गए। कुछ लोग बड़े बड़े राज्य यज्ञ करके राजा को एक अपनी गद्दी पे बिठाने का यज्ञ किया करते थे, जिससे उनको वह प्रतिष्ठित राज्य को उनकी राजगद्दी मिल जाती थी राजा को। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं ये बहुत ही किस तरीके से बनाते थे। ये बहुत ही हाईलाइट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन 1000 बार पूछा जाता है, 1000 टाइम्स। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझ लेते हैं। यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध भी होता है। ये एक ऐसा यज्ञ या आयोजन की आवश्यकता होती है जिसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसमें यहाँ पे कहा गया है कि इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा द्वारा रोका जाए और अश्वमेध करने वाला, यानी कि यहाँ पे 2 राजाओं की बात हो रही है। सबसे पहला जो राजा होगा, कोई भी उसका घोड़ा होगा, उसने अपने घोड़े को छोड़ दिया, मतलब कहते हैं ना कि विचरण मतलब घूमने फिरने के लिए छोड़ दिया। तो दूसरा राजा जो है, जो अश्वमेध राजा है और यज्ञ करने वाला राजा, वो उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। कहने का अभिप्राय है, एक राजा है, कोई भी राजा है, उसने घोड़े को छोड़ दिया है, जब वो अगर उसे रोक लेगा तो उसको अश्वमेध करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी और इस लड़ाई में जो भी जीतेगा घोड़े को जाने दिया जाए। और इसका मतलब यह होता है कि यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इस यज्ञ में विशिष्ट पुरोहितों, यानी पुरोहित मतलब ब्राह्मणों द्वारा सम्मान किया जाता था। इसके लिए उन्होंने उपहार दिए जाते थे सम्मानित के रूप में। और अश्वमेध करने वाला राजा ही बहुत शक्तिशाली राजा माना जाता था। यज्ञ में जितने भी लोग आमंत्रित होते थे वो राजा के लिए उपहार लाते थे। तो ये चीज़ याद रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। दूसरा है कि यहाँ पे कहा गया है कि इन सभी यज्ञों का जो मुख्य स्थान होता था वो राज सिंहासन। ये हाईलाइट पॉइंट है, इसको स्टार बना लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है किस चीज़ के राज सिंहासन होता क्या है, जो बाग या खाल के विशेष स्थान पर बैठा जाता है। युद्ध क्षेत्र में राजा और सारथी उनके सहचर होते हैं। सहचर मतलब जिस तरीके से युद्ध में एक घोड़े के ऊपर जो एक राजा होता है उसके आगे सारथी बैठा जाता है, उसी को ही सहचर कहा जाता है। यज्ञ के अवसर पर राजा विजयों तथा अन्य गुणों का गान करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि राजा के सगी संबंधी, खास तौर पर रानियां, पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान में आमंत्रित किया जाता है। अन्य सभी राजाओं के जो सिर्फ बैठकर यज्ञ जो करने की प्रक्रिया उसको ही देखना भर लेता है। राज्य के ऊपर पुरोहित मतलब ब्राह्मण पवित्र जल छिड़काव करते हैं और अन्य कई अनुष्ठान भी करते हैं। विष मतलब ये हाईलाइट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना, स्टार लगा रही हूँ। जितने भी स्टार लगाऊंगी वो इंपॉर्टेंट है। विष वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते हैं और जो पुरोहित होते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण जिन्हें शूद्र भी मानते हैं, ठीक है, वो कहीं अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद ये वर्ण के बारे में, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आपको भी पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और हमारा यजुर्वेद। सबसे पहला है, ये कब से आया था, स्टार्ट हुआ था उत्तर भारत में, खासकर किस क्षेत्र में आया था, गंगा यमुना क्षेत्र में कई रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे जाने वाले उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसमें सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है, अर्थवेद और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। ये सभी बनाने का जो कार्य होता है रचित, वो ब्राह्मणों का होता है, पुरोहितों का होता है। अनुष्ठान और उनके संपादन की विधि भी उन्हीं के द्वारा की जाती है, पुरोहितों के द्वारा। इनके सामाजिक नियमों में भी बताया गया है। अब किस तरीके के होते हैं सुन लीजिए। उसके बाद है कि उस समय जो होता था, समाज में कई समूह थे जिन्होंने पुरोहित हो गए, योद्धा हो गए, कृषक हो गए, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक, ये सब जितने भी लोग होते थे, मछली पकड़ने वाले, ये सब क्या करते थे, जंगल में रहने वालों में शामिल थे। ठीक है, कुछ पुरोहित थे, योद्धा थे और वैभवशाली थे। इनके अलग अलग पुरोहितों के बारे में बताया कि किस तरीके से वो थे। जो अगर है कि जो कृषक थे और व्यापारी थे वो धनवान थे, और दूसरे जो पशुपालक थे, शिल्पकार थे, मछली पकड़ने वाले थे, श्रमिक थे, शिकारी थे, भोजन संग्राहक पता है जो भोजन इकट्ठा करते हैं, शिकारी मतलब दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, शिल्पकार आपको सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद है, इसमें मेन पॉइंट पढ़ रही हूँ इसलिए जल्दी पढ़ रही हूँ। पुरोहित ने 4 लोगों में विभाजित किया था। वर्ण उसे कहते हैं जो प्रत्येक वर्ण के अलग अलग
कार्य निर्धारित किए जाते कि कौन सा कार्य किसको करना है। वर्ण ब्राह्मणों का था जो वेदों और अध्ययन, आपको भी पता है, यज्ञ वगैरह करते थे, जिन्हें उन्हें उपहार मिलते। दूसरा था शासकों का, शासक क्षत्रिय कहा जाता था, उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान में विश्व और वैश्य आते थे, जो भी सिर्फ कृषिक हो गए या पशुपालक हो गए और व्यापारी में आते थे। क्षत्रिय वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम शूद्र का था। शूद्र क्या करते थे? इन तीनों की सेवा करते थे, उनको करना था। कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को शूद्र के समान रखा जाता था। औरतों और शूद्रों में वेदों अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था उस समय। पुरोहित के समय सभी वर्णों का निर्धारण जो होता था वो जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। कुछ बहुत अछूत मान जाते हैं। अछूत लोगों को शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्रह में शामिल किया जाता था। साथ ही वे लोग होते थे जिन्होंने शवों को दफनाने और जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क में आने से क्या होता है? अपवित्र माना जाता था। कई लोग ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित करना सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ व्यवसाय थे जिनके आधार पर लोगों के बीच में सही भेदभाव उचित नहीं समझते, जबकि लोगों की चाहत थे अनुष्ठान संपन्न कार्य का अधिकार सबको होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना करी और इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाकों में सामाजिक असमानता बहुत ही कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित हो गया था। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनपद कौन कौन से होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जनपद कौन कौन से होते हैं? जन के पद यानी जनता का पद, या जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा होते थे। महायज्ञों को करने वाला राजा कहलाता था और जन के राजा ना होकर जनपदों का राजा माना गया है। जनपद शब्द का अर्थ है जन के बसने की प्रक्रिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनपद का आंसर पूछ लेते हैं, स्टार लगा लो। यहाँ से मैं आपको हाईलाइट दोबारा कर देती हूँ, जनपद वाला। ठीक है, जन के बसने की जगह है। उसके बाद है पुरातत्वविद ने इन जनपदों की बस्तियों की खुदाई करी। आपको भी पता है पुरातत्व करते हैं जो अध्ययन, खुदाई करते हैं, सर्च करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। दिल्ली में पुराना किले की खुदाई करी है। मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हसनापुर में, एटा के पास रंजी खेड़ा प्रमुख है। खुदाई के समय जो लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे, वे गेहूं, चावल, धोग, धान, जिसमें गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक चित्र के बारे में बताया गया है। ये चित्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्रित धूसर पात्र क्या होते हैं? वे चित्रित धूसर पात्र होते हैं जो थालियाँ, कटोरियाँ मिलती है। बहुत पात्र पतली सतह के लिए सुंदर चिकनी चीज़ें चढ़ाई जाती है, चिकनी मिट्टी की चढ़ाई जाती है, जिसमें खास तौर पर भोजन परोसने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक उल्लेख है, अध्याय 3 में हमने नहीं पढ़ा, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिसमें धूसर और लाल रंग के, याद रख ले रहे, स्टार है, लाल रंग की विशेष प्रकार के बर्तन को धूसर पात्र कहा जाता था। ये पात्र है, ये रहा पात्र, इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, जैसे कि आपने स्पष्ट है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। आमतौर पर सरल रेखा और ज्योमेट्री आकृतियां बनाई जाती थी। मतलब इस तरीके से ज्योमेट्री आकृतियां इस शेप में बनाया जाता था। इस शेप में लाइन डाली जाती थी, फिर इस तरीके से इसको बनाया जाता था। इससे चित्र से माइंड में आ जाएगा कि किसको कहते थे, चित्रित धूसर पात्र। महाजनपद को थे। जनपद की शुरुआत क्या हुई थी? सबसे पहले हुई थी 2500 वर्ष के। क्वेश्चन पे पूछ लिया जाता है। महाजनपद कहे जाने वाले जो जनपद है उनसे भी बड़े जो महाजनपद होते हैं उनको कहा जाए। महा मतलब बड़ा। अधिकतर जहाँ जनपदों की राजधानियां होती थी, कई राजधानियों में किले बंद किए जाते थे। चारों तरफ लकड़ी और ईंटों की पतली पतली लकड़ी और ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती है। ऐसा लगता था राजाओं ने अन्य जानवरों से आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए कई किलों का निर्माण किया है। कुछ राजा राजधानी के चौल और विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को शक्तिशाली प्रदर्शन करते थे कि हमारे पास इतना किला है, इतनी चीज़ें हैं। तो ये सारा प्रदर्शन उस समय दिखावा करने के लिए ये सब चीज़ें करते थे। इस प्रकार की किले के अंदर वाले लोग क्षेत्र नियंत्रण रखना सरल हो जाता है। इस तरीके की दीवारों के व्यापक योजना से बनाई जाती थी। लाखों ईंटों की और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता। लाखों स्त्री, पुरुष और बच्चों के अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ी होगी। राजा जो सेना रखने लगे थे, वह सिपाहियों के नियमित वेतन पूरे साल रखा जाता था। भुगतान आहत के सिक्के इस समय आ गए थे। सिक्के के बारे में के रूप में होता था। इन सिक्कों का अध्याय हम किसमें पढ़ेंगे? अध्याय 8 में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये देख लेते हैं कौशाम्बी किले की दीवारें किस तरीके से बनाई जाती थी। ये चित्र जो है वो हमारा आधुनिक इलाहाबाद के दीवार की तरह विशेष और ये 2500 साल पहले का बना हुआ है। तो इस तरीके से दीवारों में अब कर क्या होते थे? कर ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑप्शन में दिए जाते हैं कि कौन सा सही है। कर के बारे में किस किस चीज़ों पे कर लगा जाता। महाजन के राजा जितने भी होते थे किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। कि आप सभी को संसाधनों की बहुत आवश्यकता हुई। इसके लिए उन्हें कहाँ से कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी? महाजन पदों ने राजा ने
राजा द्वारा लोगों के समय समय पर आए गए उपहार ना निर्भर करके नियमित रूप से कर लगाना वसूल करते थे। तो कौन कौन सी चीज़ों पे कर लगाते थे? सबसे पहला है कि फसलों पर, फसलें जितनी भी उगाई जाती थी, फसलें से याद रख ले, इस तरीके से शेप में याद रखो तो याद रहता है माइंड में, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे, कृषि करते थे। प्रायः उपज मतलब जितनी भी उपज का है वो 1/6 भाग कर के रूप में निर्धारित करते थे। इसको भाग कहा जाता था, ठीक है, हिस्सा कहा जाता था या भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर कर लगाया जाता था, जो श्रम के रूप में चुकाने वाले, जैसे बुनकर हो गए, लोहा हो गए, सुनार आदि। राजाओं के लिए महीने में एक दिन में काम करना पड़ता था। पुरुष पालकों को जानवर और उत्पाद के रूप में देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने के लिए कर दिया जाता था, ठीक है। पशुपालक का हो गया तीसरा, जानवरों के रूप में, और व्यापारियों का इधर से उधर सामान उसमें कर दिया जाता था। अखेटक हो जाए, शिकारी करते थे, शिकार और जंगलों से चीज़ें खरीदते थे, वस्तु, तो उस पर भी कर दिया जाता था। तो हमारे पास कितनी चीज़ों पे, 5 चीज़ों पे हमारे पास कर लिए जाते थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो। अब इस समय कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुआ? पहले जो चलती थी वो लकड़ी की फाल बनाई जाती थी, लकड़ी के हाल बनाए जाते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे कृषि में परिवर्तन, बड़े परिवर्तन हुए थे, उसको ध्यान में रखना है। हाल के फाल और लोहे के बने लगे थे। कठोर जमीन की लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोता जा सकता था। इन फालों की उपज भी अच्छी होती थी और लोगों के धान और रोपण करने की शुरुआत किया। खेतों में बीज छिड़कर धान उपज जाने की बजाय धान को पौधे तैयार करने में रोपण की शुरुआत की। पहले की तुलना में पौधे जीवित रह जाते थे और पैदावार ज़्यादा होती थी। कमर तोड़ परिश्रम करना पड़ता था। कमर तोड़ परिश्रम करने वालों में से कौन कौन से होते थे? जो दास होते थे, दासी, जो भूमिहीन जिनकी अपनी खुद की भूमि नहीं होती, दूसरों की भूमि में जाकर काम करते थे, उसको कहते हैं, उसको कमकार भी कहते थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना। उस समय, अब यहाँ पे एक निरीक्षण दिया गया है, मतलब सर्च की गई है, उस मगध राज्य कैसा होता था, वहाँ की जो इन्वायरमेंट था, जो भी चीज़ें थी वो कैसे थी। सबसे पहला यहाँ पे ध्यान रखना, मगध 200 साल पहले भीतर मगध राज्य एक जनपद बन गया था। मगध जो थे एक जनपद के रूप में स्वीकारा जाता है, उसके बारे में बताया। वहाँ पे 2 नदियाँ बहती थी, गंगा और सोन नदी जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। इसमें यातायात और जल वितरण बहुत ही अच्छा था। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण। मगध का एक हिस्सा जो जंगलों से भरा था, इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ, इसके अलावा लोहे, अस्त्र की खदानें, मजबूत औजार और हथियार कहाँ उपयोग है। ये सारे जो पॉइंट है ना, आपसे पूछ सकते हैं कि मगध में औजार या हथियार बने जाते थे, या फिर ये पूछ सकते हैं कि उस समय जो लोहा था वो लकड़ियों से बना हुआ था। अब उसको मैं अपने 2 ऑप्शन मैंने वैसे ही बताया। अब इसमें लिखेंगे A B सही है, या फिर दे देंगे खाली B सही है, फिर या दे देंगे खाली A सही है। तो इस तरीके का ऑप्शन देते हैं, तो इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहे हैं कि उस समय जो मगध राजा के 2 शक्तिशाली शासक थे, वो कौन से थे? बिम्बिसार और अजातशत्रु कहते हैं। अजातशत्रु इसका बाद में नाम पड़ा था। जनपदों को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उस समय एक और राजा थे जिसका नाम था महापद्म नद, जो महत्वपूर्ण शासक थे, जिसमें मगध के राज्य थे। उन्होंने नियंत्रण इस क्षेत्र के उपाधि पश्चिम भाग में फैला दिया था। बिहार का जो था वो पहले राजगीर, अब उसके बाद राजगीर बन गया था। कई सालों में मगध की राजधानी बनी और आज भी पाटलिपुत्र और आज पटना का नाम से प्रसिद्ध है। तो इस बात को 2300 साल पहले समझ लीजिए, राजा की बात कर रहे हैं। 2300 साल पहले है। मैसिडोनियर का राजा था सिकंदर, विजय और विषय में पूरी करना चाहता था। पूरी असफलता ना होने के कारण मिस्र और पश्चिमी एशिया के राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब मगध की ओर कूच करना चाहा तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात को भयभीत थे और कई शासकों के पास पैदल रथ यात्रा की बहुत सेना हुआ करती थी। उस समय कह रहे हैं कि मगध की कूच करना चाहा तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, इस वजह से वो कूच नहीं कर पाया। आगे क्या कह रहे हैं? आगे बोल रहे हैं दूसरा जो शक्तिशाली राज्य था मगध के बाद, जो महाजनपद कहा गया था, उसके बारे में दे रखे हैं। एक शक्तिशाली राजा था, मगध राज्य बन गया था। किस तरीके से बना था? वंजी। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नज़दीक वंजी राज्य भी था, जिसकी राजधानी विशाली बिहार थी। यह बहुत किस्म के राजव्यवस्था, इसे गण और संघ कहते थे। गण और संघ के बारे में स्टार बना लीजिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। गण क्या होता है? गण के बारे में देखते हैं। गण वह शब्द होता है जो कई सदस्यों वाले समूह को कहा जाता है, और जो संघ होता है वो एक संगठन या एक सभा को कहा जाता है। तो ये दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि गण और संघ
कि कई शासक होते थे, कभी-कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता है। सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान के साथ एक संपन्न करते थे, आप सभी को पता है। सभाओं में बैठकर बातचीत करते, बहस-विवाद करने के ज़रिए तय करते थे, क्या करना है, किस तरीके से करना है, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए क्या-क्या चर्चा करते थे। जो स्त्रियाँ होती थी, दास होते थे और कामकाज थे, वे हिस्सा नहीं ले सकते थे क्योंकि इन चीज़ों में। उसके बाद है उस समय के जो संघ और जन थे, महाबुद्ध, और इनके बारे में भी हम आगे 6 अध्याय में पढ़ेंगे। बुद्ध और महावीर थे, दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन की बहुत सजीव वर्णन मिलता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ये थोड़ा-सा एक पॉइंट है, याद रखते हैं, इसको याद रखते हैं कि जो वंजी संघ था, उसमें दीर्घ निकाय से लिया गया था। किससे लिया गया था, याद रखना। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, जो 2300 साल पहले लिखा गया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और इसी के बारे में ये थोड़ा-सा ये चीज़ें दे रखी है, तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। फिर भी कई बार आ भी सकते हैं इनसे कि वे पूर्ण नियमित सभा करते थे। जो समय के अजातशत्रु यानी कि अजातशत्रु जो थे, वो उस समय के आक्रमण करते थे, और मंत्री जो थे वयस्कार बुद्ध को पास सलाह देने के लिए भेजा जाता था। इनके कुछ नियम थे, उसको पढ़ लेते हैं। आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, इन्होंने ये नियम बनाया था। नियमों का पालन करना चाहिए और बड़ों का सम्मान, समर्थन और बातों को ध्यान में रखते हुए रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उस समय बनाई थी। उसके बाद कह रहे वंजी में क्या कहा था। वंजी में बोला गया था कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद भी 1500 साल पहले तक ये चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और राज्य विजय प्राप्त कर लिया और अपने राज्य में शामिल कर लिया। ये हम आगे अध्याय 10 में पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये दे रखा है कि इस समय जो थे अनंत योजनाएं दे रखी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, क्योंकि हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। आगे अगला चैप्टर पढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी चैप्टर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है नए प्रश्न और विचार है, इस अध्याय 6 है और ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के संबंधी और महावीर के बारे में जानकारी दी जाती है, तो इसको पढ़ना है। बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो सिद्धार्थ थे। इसको नाम सिद्धार्थ थे, जिन्होंने गौतम नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। इस समय जब हमारे लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था, जहाँ महाजन और जनपद जैसे शक्तिशाली राजा और शासक होते थे, उसमें हजारों साल बाद फिर नगर उभरे। लोगों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में पढ़ेंगे क्या बदलाव आया था। इस अध्याय में समझने के लिए जीवन के सच्चे अर्थ को जानना बहुत आवश्यक है। अब बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हर एक पॉइंट स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध एक क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक गण से संबंधित थे, ठीक है, याद रखना। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते हुए अनेक विचारों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं का रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। जैसे दे दिया उन्होंने ग्रह पीपल के नीचे तपस्या किए थे, उसका नाम चेंज कर देंगे जगह का। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कराऊंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस से। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, इसके बाद वे बुद्ध धर्म की ओर जाने लगे। यहाँ तक कि वाराणसी के निकट स्थित है सारनाथ गए थे। किस नीचे, वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। तो ये याद रखना, पहली बार उपदेश किस जगह पे दिया था, वो सारनाथ के कहा था, वाराणसी में। फिर उन्होंने क्या करा, ये भी याद रखना कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल एक जगह से दूसरी जगह याद करते थे और लोगों को शिक्षा देते। ये उनकी स्टेटमेंट है, तो इसको चीज़ को याद रखना। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी वो जीवन के कष्टों और दुख से भरा हुआ, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा को पूरा नहीं की जा सकती। इच्छा और लालसा का मतलब होता है जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे अंदर है कि हमें ये भी चाहिए, तो वही चीज़ है वो पूरी नहीं हो सकी। इसका कारण क्या होता था, कभी कभी जो चाहते थे वो प्राप्त करने के बाद संतुष्ट नहीं होते थे, इसलिए वो चाहते थे और हमें चीज़ें मिले। जो हमारे अंदर भी यही चीज़ होती है, जब हमारे पास एक चीज़ मिल जाती है कि हमें सीटें क्लियर हो जाए, जब वो हो जाता है तो हमारे अंदर लालसा क्या होती है कि हमारा गवर्नमेंट एग्जाम भी क्लियर हो जाए, फिर हमारी जॉब लग जाए, फिर वो जो हमारी नीड्स होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो यही चीज़ उनके अंदर थी, तो उन्होंने इस लालसा की उनकी और अधिक बढ़ती थी। तो बुद्ध ने इस लिप्सा को इस लालसा को बुद्ध ने शिक्षा दे दी गई आत्मसंयम, मतलब अपनी लालसा पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। यही लालसा हमें कहीं ना कहीं लालसा से मुक्त पा सकते हैं। तो उन्होंने ये शिक्षा दी थी कि हमें अपनी लालसा पर कंट्रोल करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने और क्या क्या किया था। ये सारनाथ स्तूप है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है, याद रखना। यही बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में स्तूप का निर्माण किया गया है। यह अध्याय 11 में पढ़ेंगे। अब इन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट, उन्होंने लोगों की दयालु होने और मनुष्य के साथ जानवरों के साथ जीवन का
आदर करने की शिक्षा दी थी। वे मानते थे कि कर्मों के परिणाम अच्छे हों या बुरे हों, हमारे जीवन के लिए बाद में जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी। बुद्ध ने कौन-सी शिक्षा दी थी? प्राकृत भाषा में, याद रख लेना ये। उन्होंने सामान्य लोगों को ही संदेश दिया था। उनसे पूछ सकते हैं कि किस लोगों को संदेश दिया था। उसके बाद कह रहे हैं कि बुद्ध ने कहा था कि लोगों को किसी भी शिक्षा का केवल नहीं स्वीकार करना यह उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक की नाप और उन्होंने क्या प्रकार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। इस पूत इस तरीके से बनाए जाते थे। ये स्टोरी दे रखी है, हम इसको स्टोरी को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसमें स्टोरी से कुछ भी नहीं पूछा जाता। किस्सा गोमती की कहानी से पूछा है तो इससे नहीं है। हम उपदेश पढ़ते हैं। उपदेश क्या दिए गए थे, उपनिषेध क्या होते हैं, उपनिषेध के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए उपनिषेध जो होता है, सबसे पहले वो उपदेश दे रहे थे, उसी समय थोड़े पहले लोग अन्य चिंतक थे कठिन प्रश्न को ढूंढने में। उन्होंने उनकी कुछ मृत्यु के बाद जीवन में जानना चाहा, जबकि यज्ञों की उपयोगिता की उत्सुकता थी। अधिकांश चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ ऐसा हो तो जो स्थायी है, मृत्यु के बाद भी बचा रह सकता है, वो थी आत्मा। ये बुद्ध जी के अपने उपदेश थे, तो इसको ध्यान में रखना कि ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बुद्ध जी के जो उपदेश थे वो कैसे थे। ठीक है, स्टार लगा लीजिए इसके पर है, जिसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म, ब्रह्म मतलब सर्वभौम आत्मा के रूप में। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ठीक है, ये डीप में पढ़ने, जिनको पढ़ा होगा ना उनको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। हमें तो सिर्फ रीडिंग करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे विचार का संकलन करने के लिए उपनिषेधों में हुआ था। उपनिषेध का अर्थ होता है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा होता है। उपनिषेध का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, ये स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में बातचीत कर संकलन करना और विचार पर वार्तालाप करना। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं। जो भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां होती थी, जिसको कहते हैं षड दर्शन, सदियों से भारतीय द्वारा सत्य की बौद्धिकता की खोज की प्रतिनिधित्व थे। वे 6 शाखाओं से किए गए थे। न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता था। ये 6 ही पद्धतियां हमारे ऋषि कनग, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनि, व्यास द्वारा मानी गई है। आज तो देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा में देते हुए जर्मन के ब्रिटिश भारतविद फेडरिक मैक्समुलन के अनुसार दर्शन में 6 शाखाओं के पीढ़ियों को अलग अलग रूपों में बांटा गया है और इसी के द्वारा भी विचार किए गए हैं। इसके बारे में बताया, सिर्फ याद रखना, कभी पूछा नहीं जाता। ये बुद्ध के बारे में कोई एक उपदेश दिया होगा, उन्होंने भिखारी के साथ जो दिया था वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री पुरुष जैसे उल्लेख मिलता है। विद्वता के अनुसार गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति, ये लड़की का नाम है, याद रखना। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में कम ही भाग लेते थे। बहुत सारे एक प्रसिद्ध अपवाद है सतकाम जवाल का है। सतकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सतकाम के मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। गौतम बुद्ध के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था और अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में एक बन गए थे। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध शंकराचार्य के द्वारा किया गया। हम 7 अध्याय में पढ़ेंगे कि कौन कौन से गुरु थे उस समय। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है व्याकरण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद है इस युग में अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। जाते पाणिनि संस्कृत के भाषा के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते व्याकरण की रचना की थी। इन्होंने स्वयं व्यंजनों और स्वरों को सही क्रम में रखकर सूत्रों की रचना की थी। इन सूत्रों के बीच में काफ़ी मिलते जुलते हैं और इसका प्रयोग संस्कृत भाषा के प्रयोगों और निम्न लघु में 3000 साल पहले किया गया। इसके बाद आता है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म दूसरा हो गया, फिर है ना बौद्ध धर्म पढ़ लिया। आप जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसके अनुयायी कौन थे, किसने, उन्होंने क्या क्या किस उसके दिए थे। ठीक है, ये 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म था, 24वें थे, याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अंतिम गुरु माने जाते हैं जिसमें है महावीर। महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया और वह वंजी संघ के थे। वो कौन से थे, शाक्य संघ के थे। संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने अध्याय 5 में पढ़ा। 30 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था, जंगल में विचरण करने लगे थे। 12 वर्ष की वयु में कठिन वर्षा में एकांकी जीवन जीकर उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने लगे थे कि जीवन क्या है, सत्य क्या है, उसको जानने की इच्छा थी उन्हें। उनकी सरल शिक्षा थी, उन्होंने सरल सी थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने घर छोड़ देना चाहिए। उनकी ये थी अहिंसा के नियमों की लड़ाई से केवल पालन करना ही है। किसी भी व्यक्ति जीव या उसको कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। महावीर मानते थे कि सभी जीव जीना चाहते हैं। ये हाईलाइट पॉइंट है, इसको स्टार बना लीजिए। जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महावीर ने अपनी शिक्षा के प्राकृत भाषा में, उन्होंने भी प्राकृत भाषा में दी थी, इन्होंने भी प्राकृत भाषा में दी थी, क्योंकि उस समय यही भाषा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। बाद में जैसे जैसे टाइम आया उसके बाद भाषाएं चेंज होने लगी। साधारण जन के लोग उनके अनुयायी और शिक्षा को समझ गए थे। देश के अन्य हिस्सों में भी वह प्रत्येक के अलग अलग प्रचलित थे। प्रचलन के आधार पर
उनके अलग अलग नाम थे। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाई जाती थी, या हम आप पढ़ते हैं हिंदी की बुकों में। जैन नाम से जाने वाले महावीर अनुयायी के भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन जीते थे। उन्होंने पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता, स्त्री पुरुष सभी को त्याग करना पड़ता था, मतलब अपनी सारी चीज़ों का त्याग करके, यानी कि ब्रह्म, यानी सुबह जो होता है 4 बजे का समय, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम बनाने का प्रयोग था बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने कई जीवन शैली जानना सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई घरों पर रह ही रहे थे। भिक्खू और भिखनी बनकर लोगों को भोजन प्रदान करने की सहायता करते थे। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों ने इन नियमों का पालन करना कठिन था, क्योंकि वो फसलों के लिए जो भी कीड़े मकोड़ों को मारते थे। बाद में वो सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक तक तो फैले थे। महावीर और उनके यानी शिक्षा के कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि वर्तमान में जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 साल पहले कहाँ पे हुई थी? गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद ये हाईलाइट पॉइंट पढ़ लेते हैं कि जैन जिन धर्म से निकला, जिसका अर्थ होता है विजेता। ये यहाँ पे है, मैंने पढ़ तो दिया लेकिन हाईलाइट नहीं करा, ये रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है संघ। अब संघ के बारे में बता रहे हैं कि इनके जो संघ था, अब दोनों के बारे में बता रहे हैं कि दोनों की क्या स्टेटमेंट थी। महावीर और बुद्ध दोनों ही मानते थे कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो लोगों के लिए संघ नामक संगठन, यानी कि सभा, घर का त्याग करना ही लोग एक साथ रह सकते हैं, ये उनकी दोनों की सोच थी। संघ में रहने वाले जितने भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए मांगने के लिए एक विनय पट्टिका नामक ग्रंथ मिलता है। विनय पट्टिका से पता चलता है कि संघ में स्त्री पुरुष के रहने और अलग अलग व्यवस्था थी। सभी लोगों को संघ में रहने के लिए प्रवेश था। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को माता पिता से, दास को अपने स्वामी से और राजा को अपने काम के लिए लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को अपने पति से भी अनुमति लेनी पड़ती थी कि इस अनुयायी में संघ में जुड़ने के लिए। उसके बाद संघ में प्रवेश लेने के लिए स्त्री पुरुष को बहुत सादा जीवन जीना था। वह अपनी अधिकांश समय ध्यान लगाने में व्यतीत थे। एक समय में, निश्चित समय में शहरों गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खू, साधु और भिखारी के रूप में कहा जाता है। ये एक प्राकृत भाषा का है, तो इसको याद रखना, साधु और भिखारी कहा जाता था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरों की भी सहायता करते थे। आगे कह रहे हैं, जो भी ये करता था तो वो किसी तरह की आपसी लड़ाई से निपटने के लिए वे आपसी लड़ाई से लड़ने के लिए वे पराया बैठकें करते रहते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले कौन कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका और दास भी थे। इनमें कई लोगों की विद्ध शिक्षा से लिखा गया है। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन की सुंदर कविताओं की भी रचना की है। इस तरीके से गुफाओं में काट काट कर रहते थे और यहीं पर सभा होती थी। यहाँ पे दे रखा है, पहाड़ी में काट कर बनाई गई गुफा है। और इस गुफा में कहा है, ये गुफा कहाँ की है? महाराष्ट्र में है। और जिसमें साधु और भिखारी एक शरण लेकर रहकर ध्यान गगन करते थे। अब विहार क्या होता है? विहार के बारे में पढ़ते हैं। जो गुफाएं होती है उनको विहार ही कहते हैं। जैन और बुद्ध भिक्षु पूरे साल एक ही स्थान पर दूसरे स्थान पर घूमते रहते, उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा समय में यात्रा करना कठिन हो जाता है, इसलिए वह इन गुफाओं में विचरण रहते थे। अनुयायी और उनके अध्याय द्वारा बनाए गए अस्थायी निवासी थे, पहाड़ियों में प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु और भिक्षुनियों ने स्वयं और उनके समर्थकों ने अस्थायी शरणस्थल की आवश्यकता हुई। अनुभव किया कि वह शरणस्थल राज विहार कहा गया। ये विहार लकड़ियों के बनाए गए थे। बाद में इनका निर्माण ईंटों और पत्थरों से किया गया था। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहारी पहाड़ों को खोदकर बनाया गया है। ये इस तरीके से याद रखना है इस चीज़ को। अब उसके बाद यहाँ पे क्या रखे, एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं। बुद्ध धर्म में ज्ञात होता है कि जिन महासागरों से मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, उसी तरह बुद्ध के अनुयायियों और भिक्षुओं में श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वो वर्ण श्रेणी और परिवार का त्याग कर देते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि समझ लेते हैं। प्राय किसी भी धन व्यापारी, राजा, भूमि स्वामी द्वारा प्रदान की गई दान भूमि का व्यवहार करते हैं। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु और भिक्षुनियों के भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते हैं। इसके बदले में भिक्खु और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते हैं। आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के अलग अलग जगहों में फैला गया है। आश्रम व्यवस्था पढ़ लेते हैं, अलग अलग दे रखे। जैन और बौद्ध धर्म की आश्रम व्यवस्था बहुत ही लोकप्रिय थी। उस समय जो है ब्राह्मण ने आत्म व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम लोगों में रहने और ध्यान करने के लिए आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि उनके तात्पर्य के जीवन के चरण से होता है। इसमें 4 तरह के आश्रम की व्यवस्था की गई थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य से अपेक्षा की जाती थी। इस चरण के दौरान वे सादा जीवन जीतकर वेदों का अध्ययन करते थे। दूसरा, गृहस्थ आश्रम क्या होते थे? ये उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वान व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। उन्हें ये सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम थे जो लोगों के अपने जीवन को
कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने में बल देते थे और स्त्रियां वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए अपने पतियों के साथ पालन करने और आश्रम का अनुसरण करना होता था। ये चारों याद रखना किस तरीके से होता है। उसके बाद यहाँ पे अनंत दे रखा है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। जैदा अवस्था की भाषा होती थी उस समय, उसमें रीति रिवाज और वेदों की उनकी अपनी होती थी। झरस्तु मूल सूत्र था, सदविचार, सदवचन और सदकार्य। ये कौन से थे? झरस्तु एक ईरानी पैगंबर थे, तो वे कहते थे कि ईश्वर, बल और सत्य प्रधानता और सदा प्रचार करना की शांति बनानी चाहिए। इन्होंने कितने लिखे थे? 1 से अधिक वर्षों में। तुरुस्त्रवाद ईरान का एक धर्म रहा था, जो उसमें उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए थे बाद में, और फिर इनके लोग आज के लिए पारसियों की पूर्वज कहे जाते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, अशोक के बारे में है, जो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम अलग अलग पढ़ रहे हैं चैप्टर, आप सभी को पता चल गया। स्टार्ट करते हैं। जिन शेरों के लिए चित्र और रूपों की पैसों को देखते हैं एक बड़ा इतिहास कहा जाता है। इसमें है महाराज्य कौन सा होता है। पत्थरों को काट कर बनाया गया, उन्हें सारनाथ के रूप में स्तंभ कर दिया, स्थापित कर दिया। हमने 6 अध्याय में पढ़ चुके हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से अशोक के निदर्शन के बारे में कई स्तंभों और पत्थरों का उत्कीर्ण किया गया। पहले इन्हें जानना है कि अभिलेख, और हमने ये पढ़ चुके हैं सारे, इसको छोड़ दीजिए। हमें अब यहाँ से पढ़ते हैं अशोक के बारे में। अशोक राज्य शासन करते थे, उसकी स्थापना करने के लिए दादा चंद्रगुप्त थे। अशोक थे अशोक के जो दादा थे, यानी कि उसके पिता के भी पिता जो होते हैं वो दादा कहलाए जाते हैं। 2300 साल पहले थे। चाणक्य और कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमानी व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी पता होना चाहिए कि उसके दादा कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक है, यहाँ पे वंशज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वंश को बांटा जाता है। कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, और एक ही वंश के 3 मौर्य राजा बने थे, जैसे चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और उनका पुत्र अशोक। यानी अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त दादा थे किसके? अशोक के, और उनके पिता का नाम बिंदुसार था। तो याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद है साम्राज्य में बहुत सारे नगर होते थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको पटना कहा जाता है, उज्जैन, तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध थे। और ये कहाँ थे? तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने वाला मार्ग था, और दूसरी तरफ जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत के दक्षिणी भारत में आने जाने वाला रास्ता था। नगर में व्यापारी और सहकारी और अधिकारियों की तरह शिल्पकार भी हुआ करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों में जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ के लोग फल फूल और संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग लोग में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ तक कि वे अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। उस समय के अशोक के बारे में बता रहे हैं। ये सारे राज्य हैं, यहाँ पे दे रखा पिक्चर में। अभिलेखों से प्राप्ति स्थल है, और ये महानगर है जो ब्लैक कलर के है। उज्जैन हो गए, तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, ये तीनों ही। और बाकी सारे हमारे महानगर है जो हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में इतना ध्यान नहीं रखना, जो चीज़ें हमें मेन है वही पढ़नी है। ठीक है, आगे लिख रहा है राज्य साम्राज्य कैसे भिन्न था। राज्य से साम्राज्य कैसे बनता है, इसके बारे में कि राज्यों से बड़े होते और उनकी रक्षा करने के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी। सम्राटों की राज्यों की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता थी। इसी कारण बड़ी संख्या में कार्य इकट्ठा करके अधिकारों की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद लिखा है मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। इसके लिए हिस्सों में अलग अलग तरह के ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह है कि वहाँ के इलाकों में गाँव और शहरों के किसान और पशुपालक और शिल्पकारियों के कर इकट्ठा करने के लिए राजा के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। जो राज्य के आदर्शों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा देते थे। इस तरीके के अधिकारों को वेतन भी दिया जाता था। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। संदेह वाहक जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूसी अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे। इसके ऊपर सम्राट थे जो परिवार और राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता पर नियंत्रण रखते थे। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य भीतर के 6 छोटे प्रांत और क्षेत्र जिसे तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों का शासन किया जाता था। कुछ हद तक तो यह पाटलिपुत्र के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ के राज्यपाल या गवर्नर द्वारा भेजा जाता था कि ऐसा लगता है कि इन स्थानों पर परंपरा और नियमों का पालन किया जाता था। प्रादेशिक क्षेत्रों के बीच में विस्तृत क्षेत्र भी थे जिनके अंदर मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों का नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आगमन के समय यहाँ तक कि संसाधन इकट्ठा करके भेद के रूप में लेते थे और इकट्ठा किया जाता था। कर इकट्ठा कर उदाहरण के लिए अक्षरशास्त्र में लिखा गया कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण पश्चिम सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभवतः नजराने इकट्ठे करने के लिए थे। नजराने मतलब एक टैक्स के रूप में लिए जाते हैं। इस ठार बना रही हूँ, वहाँ याद रखना इंपॉर्टेंट है। नजराने क्या होते थे कि एक नियमित रूप से कार्य इकट्ठा किया जाता था जिससे नजराना अनियमित रूप से संभव हो सके। इकट्ठा किया जाता था। इसके नजराने के विविध पदार्थों ऐसे लोगों के लिए स्वच्छा ही दे जाते थे। अब सम्राट के बारे में एक किस्सा दे रखा है, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद लिखा हुआ है कि अंत में जंगल के इलाके जो थे रहने वाले लोगों को हद तक स्वतंत्र हो गए थे। उम्मीद थी कि इन अधिकारियों के पास हाथी, लकड़ी और मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर रखते थे। उसके बाद अशोक का एक अनोखा दृश्य देख लेते हैं, उनके बारे में लिखा है। तो वो कह रहे थे कि सबसे प्रसिद्ध दृश्य थे ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता द्वारा संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मणी भाषा में थे। स्टार। उसके बाद ये नहीं पढ़ना, ये इन्होंने किस्सा बता रखा है हमें। अब इसके बाद पढ़ना है कि कलिंग युद्ध कैसे हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक के कलिंग को जीतने का युद्ध एक युद्ध लड़ा था जिसमें युद्ध जनित खून खराबा को देखकर उन्होंने क्या कर लिया था, युद्ध से तृष्णा हो गई थी, घृणा हो गई थी कि वो उन्होंने युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने निर्णय ले लिया था कि कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद लिखा है धर्म क्या करा था, धर्म क्या था, अशोक का जो धर्म था उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। धर्म बोला है, अशोक के धर्म में देवताओं की पूजा और किसी भी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने लगता था जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं वैसे ही उनका कर्तव्य प्रजा को निर्देश देना है। वे बुद्ध के उद्देश्यों से प्रेरित थे। किसके उद्देश्य से प्रेरित थे? बुद्ध के। तो याद रखना, ऐसी कई समस्याएं थी जिनकी उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे। कहीं लोगों के बीच में कई बार टकराव पैदा हो जाता था और जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। दास और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा पड़ोसी और पड़ोसी के साथ झगड़े होते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करने का कर्तव्य है। इन्होंने धम्म महंत नामक अधिकारियों की नियुक्ति करी जहाँ हर जगह से धर्म की शिक्षा देते थे। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। ठीक है। उसके बाद ये चित्र दे रखे यहाँ पे बता लेते हैं। ये उत्कृष्ट की गई पॉलिश है और मूर्ति को देखिए, ये बिहार के रामपुरवा में एक मिले एक मौर्य साम्राज्य के स्तंभ का हिस्सा है। इसे भी राष्ट्रपति भवन में देखा गया होगा। ये नमूना है समय की मूर्तिकला का नमूना है। ठीक है। मूर्तिकला देख लीजिए किस तरीके की बनाई जाती थी। इस तरीके के अशोक ने अपने संदेशों में स्थानों और शिलाओं का स्तंभों का खुदवाया। अधिकारियों के द्वारा यह निर्देश दिया कि राजा संदेश को उन लोगों तक पढ़ाया जिन्हें सुनकर वे खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूत भेजा करते थे। उन्होंने सड़क और बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए और इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। तो इसके बारे में उन्होंने बताया गया है। ठीक है। यहाँ पे एक बार एक हाईलाइट पॉइंट पढ़ लेते हैं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है। प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था, ये नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है। अपने धर्म की प्रशंसा करना था, अपने धर्म की निंदा नहीं करना। दोनों बातों को गलत नहीं समझना। हर किसी को अपने धर्म का आदर करना चाहिए, अपने धर्म की बड़ाई करनी चाहिए, अपने धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। वास्तव में ये सही संदेश वो दिया करते थे। इसलिए उन्होंने दूसरों के धर्म की विश्वासों को समझने के लिए आदर और सम्मान किया था। ब्रह्मलिपि और दूसरी कौन थी? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो याद रखना, ये इस तरीके के अक्षर चिन्ह को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं। ये सैकड़ों साल पुरानी और ये किस भाषा में लिखी गई थी? याद रखना, ब्रह्मलिपि में। तो ये भाषाएं अलग अलग है। ठीक है। ब्रह्मलिपि, देवनागरी लिपि, बांग्ला लिपि, मलयालम लिपि और तमिल लिपि। उसके बाद ये चित्र दे दिया। ये चित्र इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे ऑलमोस्ट ये चैप्टर में हमने पढ़ लिया अशोक के बारे में। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आगे की बात। ठीक है। यहाँ से पढ़ लेते हैं। 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके स्थान पर 7 के अन्य लोग भी आए थे। कई राज्यों का उदय हुआ। पश्चिम उत्तर और उत्तर भारत के कई इलाकों में कई सौ साल तक यह हिंद यवन राज्यों का शासन रहा। इसके बाद पश्चिम और उत्तर पश्चिम के जो शक शासक थे वो मध्य एशिया के शासन में स्थापित हुआ। लगभग इनमें कुछ 500 वर्ष का टिके रहे। इसमें शक शासकों की गुप्त शासकों में पराजय नहीं मिल पाई। ठीक है। शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में पढ़ेंगे, ये सब इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन्हें पढ़ना जरूरी है। हिंद यवन सिक्का याद रखना है। सिक्के के बारे में, ये हिंद का था। उसके बाद है यवन सिक्के किस कब आए थे, ये याद रखना है। उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने इस राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। शुंगों के बाद कवण और कुश वंशों का शासनकाल चलता रहा जब तक 1700 पहले गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। कुषाण सिक्का दिखा रहे हैं। हमने देखा है सिक्के के बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पे। पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में शकों का शासन था। यहाँ तक कि पश्चिमी भारत और मध्य भारत में शासन करने वाले सातवाहन शासकों के कई युद्ध हुए। 2100 वर्ष में शासवाहन ने 400 साल तक राज किया। 1700 साल मध्य और मध्य एशिया में ये कौन सा था? वाकाटक वंश की स्थापना हुई। कब हुई है बताया गया है। उसके बाद दक्षिण भारत में 2200 से 1800 वर्ष पूर्व चोलो, चेरो और पांड्यों का शासन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। इस साल में पल्लव और चालुक्य के 2
बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी। इसके अलावा कई राज्य थे, कई बार हम इसमें सिक्कों और पांडुलिपि के पुस्तकों से पता चलता है। साथ ही साथ कई परिवर्तन भी हुए जो स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था, और कृषि का प्रसार हुआ था, शहरों का निर्माण हुआ था, व्यापार थी, प्रगति थी। व्यापार में तरह तरह के उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर रास्ते खोजे जाते थे। पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों और स्पूतों और अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, जैसे वैज्ञानिक खोज की गई, और कई बातों का भी ध्यान रखा। इस पुस्तकों में काफ़ी हिस्सों में पढ़ते हुए इन बातों का ध्यान रखना है। ये सिक्के के बारे में बता रहे हैं। चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर, इसमें उस समय के प्रयोग की जा रही थी। खेती आपको सभी को पता है, हम इसमें मेन ही पॉइंट पढ़ेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे। 3000 साल पहले शुरुआत हुई थी। महाप्रशान मतलब महान मतलब बड़ा, प्रशान मतलब पत्थर। कब्रों में लोहे के हम हथियार और बड़ी बड़ी संख्या में मिले, ये हम पढ़ चुके हैं। 2500 साल पहले लोहे के औजार के बढ़ते हुए प्रयोग का परिणाम मिलता है। साफ जंगलों की सफाई करना, कुल्हाड़ी और जुताई के हलों का फॉल किया जाता था। ये अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। अब कृषि का आगे उत्पादन किस तरीके से होने लगा। जो वहाँ पे समृद्ध गाँव था वो किस तरीके की कृषि करते थे, तो वहाँ पे रोपण और औजार महत्वपूर्ण कदम हुए। सिंचाई के लिए उपयोगी नहर और तालाब और जलाशय बनाए गए। ठीक है, औजार से चित्र है हंसिया, कुल्हाड़ी और संडसी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। तीनों किस तरीके की शेप में, ये याद रखना। ठीक है, उस समय के लोग जो थे क्या करते थे, खाली स्थानों पर भरो, लोगों को परिश्रम करना, किसानों को लाभ देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कर अदा करना करते थे, राजाओं को सिंचाई जैसे धन एकत्र करते थे। गाँव के लोग कैसे रहते थे, वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना चैप्टर, लेकिन इसमें मेन चीज़ें पढ़नी जरूरी है। यहाँ से देखो, उस समय गाँव के लोग जो थे कम से कम 3 लोग होते तमिल में, ये इंपॉर्टेंट है। तमिल में जो बड़े भूस्वामी होते हैं जिसको वेल्ला कहा जाता है, इसमें मैचिंग में दिया जाता है आपको। साधारण हलवाओं को उनवार कहा जाता है, और जो भूमिहीन थे उनको दास या कड़िसियार कहा जाता था। आदिमई भी कहलाते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता है। देश के उत्तरी सिस्टम में भारत का जो प्रधान व्यक्ति था उसको ग्राम भोज कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों तक अपना राज्य बनाए रखते थे, यानी कि कहने की परंपरा थी। ग्राम भोज की परंपरा क्या थी। ग्राम भोज के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूमि स्वामी होता था। इसके अलावा जमीन पर दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राज्य जो राजा था कर वसूल करने का काम भी इन्हीं को सौंप दिया जाता था। अधिकांश न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे ग्राम भोजक के अलावा एक स्वतंत्र कृषक होते थे जिनको हम गृहपति कहा जाता है। गृहपति क्या करते थे, छोटे किसान होते थे। कुछ ऐसे स्त्री पुरुष जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, उनको दास के रूप में, दास मतलब होता है कर्मदास कहा जाता था उनको। ठीक है, और वो दूसरों की जमीन पर काम करने की जीविका चलाते थे। अधिकांश लोग लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे जो दास बन के रूप में रहते थे। उसके बाद है तमिल की बारे में बात हो रही है, तो इसको याद रखना। तमिल जो थे प्राचीन संगम साहित्य था जो 2300 साल पहले बनाया। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरई के कवियों ने सम्मेलन में इसका संकलन किया था। मदुरई के कवियों ने कहते, याद रखना, गांव में रहने वाले जिन तत्वों का नाम है वो संगम साहित्य में ही पाए जाते हैं। उस समय की जो मूर्तियाँ थी, जो जातक थे वो कौन थे। जातकों के बारे में सुना होगा, ये वे कहानियाँ वगैरह लिखते थे। भोग बिखनो यानी जो भिखारी होते थे, इस जातक की कथा दी जाती थी। बताया गया है कि एक निर्धन किसान थे, धीरे धीरे धनी कैसे बन गया था, उसकी स्टोरी भी बताई गई है। ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्राचीन काल के नगरों में स्रोत अलग अलग मिलते थे, अलग अलग चीज़ों को ढूंढते थे। जंगलों में जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलाकार करते थे। किस तरीके से लेहलिंग का उपयोग किया, खंभों और प्रवेश में बड़े बड़े चीज़ों को दर्शाया जाता था। ये देखो, इस तरीके से दिल्ली में वेलनकूप जो थी हड़प्पा सभ्यता के समय में इस तरीके से बनाई जाती थी। तो ये सांचे की मूर्ति भी दिखाई गई है जो हमें देखनी है, किस तरीके से बारीकी से इस चीज़ को बनाया गया था। और वल्लेकूप क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई शहरों में वल्लेकूप मिले हैं। वल्लेकूप खुसल खाने और नाली और कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। वे वल्लेकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों और बाजारों में आम लोगों के अवशेष बहुत ही कम मिले हैं मिट्टी के। उन्होंने कहा है कि मिट्टी और कच्चे छप्पर से बने हुए होने के कारण ज़्यादातर ये टिक नहीं पाए। भविष्य में इनकी खोज करी है पुरातत्वविद में, लेकिन इतने नहीं बच पाए। प्राचीन शहरों में नाविकों और यात्रियों का भी वर्णन है, लेकिन एक विस्तृत विवरण अज्ञातिक यूनानी नावक जिन ये भी नहीं पढ़ना। जिन जिन पत्तनों पे हुआ है उनके बारे में हम साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है आहत के सिक्के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम प्रीवियस के क्वेश्चन में करेंगे क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आहत के सिक्के के बारे में पढ़ लेते हैं। आहत के सिक्के सामान्यतः आयतकार होते थे, कई गोलाकार भी होते थे। कई धातु की चादर को काट कर धातु के चपटे
गोलिकाओं से बनाए जाते। सिक्कों पे लिखा गया कुछ नहीं होता था, बल्कि इन सिक्कों पर चिन्ह थप्पे बनाए जाते थे, जिससे आहत के सिक्के कहे जाते थे। ये कहाँ थे सिक्के? उपमहाद्वीप के लगभग दक्षिणी हिस्सों में पाए जाते थे। उपमहाद्वीप यानी कि दक्षिण एशिया के आसपास की जो एरिया था, ईसा मसीह की आरंभिक नदियों का प्रचलन हुआ करता था। अब सिक्कों के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे पढ़ते हैं आहत के सिक्के होते क्या थे। आहत के सिक्के जो थे वो हम किस तरीके के होते थे? पुरातत्वविद ने इस युग में हजारों सिक्के गुने हैं, जिसको सबसे पुराना जो सिक्का माना जाता था वो आहत का सिक्का माना जाता, जो करीब 500 साल पहले है। इसके नीचे दिए गए सिक्के चांदी और सोने के सिक्कों के लगभग आकृति आहत के सिक्के के कारण आहत सिक्का कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आहत के सिक्के गोल होते थे, आयतकार होते थे और इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नगर की एक खोज की गई है, और किस नगर की खोज की है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इन्होंने हमें दी गई है, कि यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको। 2500 साल पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नगर यातायात और व्यापार के 2 स्थानों से था। इसमें रास्ता जो था एक उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और एक दक्षिण उत्तर दक्षिण से जाने वाला था। इसमें किलेबंदी थी, अनेक मंदिर थे, आसपास के पशुपालक रहने वाले भोजन के जुगाड़ थे और बेहतरीन मरुस्थल से मथुरा से बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। ये कब था? 2000 साल पहले मथुरा में कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। इसे अध्याय में पढ़ेगा। मथुरा एक धार्मिक, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मथुरा कैसा था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी रहे हैं, कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मथुरा प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह बहुत संक्षिप्त स्त्री पुरुष अपने मठों और मंदिरों को दान का उल्लेख करते हैं। राजा, रानी और अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इन प्रकार के दान करते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख सुनार, लोहार, बुनियार, बुनकर, तौली, माली, ये सभी उल्लेख में मिलते हैं। उसके बाद शिल्पकारों का जीवन कैसा था ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शिल्पकारों का जीवन था। शिल्पकार शिल्पों के नमूने थे। मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन बनाते। उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, जिनको ज़्यादातर महाद्वीपों के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रखें, इसमें से कुछ पात्र का जो अवशेष है वो नहीं मिल पाए हैं। ग्रंथों से पता चलता है कपड़ों का उत्पादन था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई जैसे प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे। अब शिल्पकारों का जीवन और व्यापारियों के जीवन से किस प्रकार से था। शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाते, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणी में काम करने, प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने और माल का वितरण करने में व्यापारियों ने श्रेणियों का संचालन किया। श्रेणी के बैंकों में काम करती थी, जहां पर लोग पैसा इकट्ठा करते थे और उसको धन का निवेश करके लाभ कमाते थे। उनसे ही मिला हुआ लाभ जमा करने के लिए लौट कर दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों पर दिया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखा उत्तरी काले चमके पात्र, जिसको NBP भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोल देंगे। यहाँ पे उत्तरी काले चमकीले पात्र बोल सकते हैं। ये कठोर और चाक मृती धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह पर पात्र बनाए जाते थे। इस तरह के कुम्हार मिट्टी के बर्तनों पर भट्टों पर उच्च ताप पर रखकर, जिसके परिणाम स्वरूप बर्तनों की बाहरी हिस्से तक काली हो जाती थी। जब तक काली ना हो जाए तो इन पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो बर्तनों के शीशे जैसे चमकाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। सूत्र कातने और बुनने के नियम क्या क्या होते थे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए। ऊन और पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के लिए कौन कौन से लोग थे? विधवाओं और सक्षम अक्षम महिलाएं, बिखनी और ये ज़्यादा देशदासियाँ और अवकाश देने वाले लगाए जाते थे। इन कामों की गुणवत्ता के प्रशिक्षण देना चाहिए। महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं थी। वे दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा लेते थे और तैयार माल भिजवा कर देती थी। वे औरतें जो कारखाने में काम करती थी, वे अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाने वाले तक, जहाँ तक परिश्रम मिलता था, उनसे अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी देते। निरीक्षक उन औरतों की तरफ देखते थे और बातें करते थे, इसे सजा मिलती थी। ये है नहीं इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रोम के बारे में एक जानकारी दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं। 1900 साल पहले अरिकामेंडू नामक एक पतन हुआ करता था, जहाँ जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर तक सामान उतारने और यहाँ तक कि ईंटों से ढांचा बनाने और गोदाम रहा करता था। भूमध्य सागरीय रेखा में एल्फोरा, इसके बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन में आया गया पिछले वाले उसमें, कि एल्फोरा कहाँ था। एल्फोरा है क्या? यह एक पात्र है क्या है? यह एक एल्फोरा जैसा पात्र मिला है, जो शराब और तेल जैसे तरल पदार्थ रखने के लिए, याद रखना, तरल पदार्थ रखने के लिए कौन से पात्र के? एल्फोरा पदार्थ। ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर में। इसमें दोनों तरफ के पकड़ने वाले हत्थे लगे हैं। साथ ही एल्टाइलिया के बारे में पूछा गया है। यहाँ एग्जाम्पल में मैचिंग में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। एराटाइन मुहर लगे हुए चमकदार बर्तन को कहा जाता है। इसे इटली के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। एलेटाइन पात्र के नाम से जाता है, जिसे मुहर लगी हुई सांचों में चिकनी मिट्टी का दबाकर बनाया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिन्हें डिज़ाइन करके रोम का
तथा यहाँ से रोमन लैप मिले हैं, शीशे के बर्तन मिले और रत्न भी मिले, साथ ही साथ छोटे छोटे कुंड मिले हैं जहाँ सभ्यता लकड़ी की रंगाई के पात्र होंगे। शीशे और अधमूल्य पत्थरों से मन के बनाने का साक्ष्य मिले हैं। अभिलेख जो थे इस तरीके के बर्तन बनाए जाते थे और ये कब कैसे किस भाषा में होते थे? ब्रह्मलिपि भाषा में प्रारंभ किए थे। तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का उपयोग किया जाता है। तमिल ब्राह्मणी अभिलेख कहा जाता है इसको, ठीक है, याद रखना, ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। चलो आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं फटाफट से। आपका ऑलमोस्ट ये नेशनल लाइन है, थोड़ी सी वीडियो बनी होगी लेकिन मैं आज सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। जो बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम कवर करा देते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी ये चैप्टर खत्म करवा दूँ आज। इसमें से व्यापारी और राज्य तीर्थयात्री क्या करते थे? व्यापारी क्या करते थे? उस समय जो व्यापारी थे वो अलग अलग चीज़ों को ढूंढते थे और अपना क्या क्या चीज़ें लाते थे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत में सोना, मसाले और काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध। याद रखना, दक्षिण भारत में काली मिर्च रोम साम्राज्य की मांग थी, इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों की समुद्री जहाज़ों के रास्ते से रोम पहुंचते थे। दक्षिण भारत में ऐसे कई रोमन थे जो सोने के सिक्के मिले हैं। इन्हें अंदाजा लग सकता है कि इन दिनों रोमन के साथ व्यापार किया करते होंगे, व्यापारी जो करते थे। आगे कह रहे हैं, ये नहीं पढ़ना हमें। व्यापारी कई समुद्री रास्ते खोजा कर निकालते थे, कई समुद्र के किनारे भी होते, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा को ज़्यादातर फायदा उठाकर जल्दी पूरा कर लेते। अफ्रीका और अरब के तटीय प्रदेशों में पहुंचते थे। दक्षिण पश्चिम में उन्होंने यात्रा करना पसंद करते थे और लंबी यात्राएं करने के लिए जहाज़ों का निर्माण करते थे। किस प्रकार के करते थे? उसके बाद उपमहाद्वीप के दक्षिणी भारत में बहुत बड़ा प्रदेश माना जाता था जहाँ पठार नदी और इलाके, कावेरी नदी में उपजाऊ भूमि थी। इलाकी सरदारों और राजाओं में धीरे धीरे संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम, ये इंपॉर्टेंट है। संगम कविताओं में मूवेदार की चर्चा हुई है। मूवेदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया, ठीक है, याद रखना। मूवेदार तीन मुखिया बोला जाता है। इन तीनों ही शासकों के परिवारों के मुखिया के लिए किया जाता था। जैसे तीन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको तीन परिवार के कहा जाता है मूवेदार, जिसमें आता है तीन मुखिया। चौल होता है, चेल होते थे और पांडे। उस समय 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ये तीन मुखिया कैसे कैसे सत्ता में आए थे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तीन मुखिया अपने ही दो सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्सा था और दूसरा था अंदरूनी हिस्सा नीचे की तरफ। छह केंद्र होते थे, दो महत्वपूर्ण होते थे। चोलों का पतन मुहर और कावरीपट्टयम और दूसरा पांड्यों का राजधानी मदुरई होती थी। ये मुखिया दोनों से ही अपनी कर वसूल करते थे। कर वसूल करने के लिए उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों में निकल जाते थे। आमतौर के इलाके कर वसूल करते थे। इस तरह के धन अब अपने पास रखते थे, बाकी समर्थक रिश्तेदार और सिपाहियों कवियों में बांट दिया जाता था। संगम कविताओं में इन मुखियों की प्रशंसा में कविताएं लिखी गई है। कीमती जवाहरलाल सोने, हाथी, घोड़े, रथ, सुंदर कपड़े दिए करते थे। 200 साल पहले उत्तर भारत में यानी पश्चिम भारत में थे सातवाहन नामक एक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहन सबसे शक्तिशाली था। गोमती पुत्र सातकर्णी था। उसके बारे में उसकी माँ गोमती बलशिली दान दिया करके एक अभिलेख से पता चलता है कि वह अपने सातवाहन और शासक दक्षिणी भक्त के लिए स्वयं स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूर्वी दक्षिण के क्षेत्र में आमतौर पर प्रचलित था। सातकर्णी पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी देशों में सेनाएं भेजा करते थे। रेशम मार्ग इंपॉर्टेंट है। रेशम कैसे किस तरीके की इनकी कहानी है ये इंपॉर्टेंट है। रेशमी कीर्ति चमकीले, चिकनी, मुलायम, बनावटी रेशमी कपड़े अधिकांश साम्राज्य में बहुमूल्य माने जाते। रेशम कपड़े का तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी। रेशम के कीड़े कच्चे रेशम निकालकर सूत कताई और फिर कपड़ा बुनकर रेशम के बनाने की प्रक्रिया तकनीकी का आविष्कार किया। ये 700 साल पहले आई थी। इसका उपयोग हजारों साल से दुनिया से छुपा रहा, पर यह चीन से पैदल और घोड़े और लोगों को कुछ दूर दूर तक जगह पर जाते थे। रेशम कपड़े भी ले जाते थे। रास्ते में लोग यात्रा करते थे। रेशम के सिल्क का प्रसिद्ध हो गया था। धीरे धीरे यह ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों के उपहार के रूप में रेशमी कपड़े बेचते थे। रेशम की जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। 200 साल पहले रोम के शासक ने धनी लोगों को रेशम का कपड़ा पहनने का फैशन बन गया। कीमत बहुत ज़्यादा थी। चीन से लाने वाले दुर्गम रास्तों में और इनको रास्तों से जाना, यही नहीं, रास्ते के आसपास वाले लोग व्यापारी और सिल्क मांगते थे। उस समय सिल्क की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी मार्केट में, तो सिल्क और उनकी साजिश को दिखाने जाना और शासक को बड़े हिस्सों में नियंत्रण करना चाहते थे। रास्ते में रहने वाले व्यापारियों से शुल्क और तोहफों में लाभ लेते थे। बाद में व्यापारियों में ज़्यादातर लुटेरे और आक्रमणकारी आ गए थे, जिसके कारण से सिल्क में सबसे ज़्यादा निरंतर शासक कौन थे? कुषाण।
200 साल पहले दक्षिण एशिया और उसके क्षेत्र में पेशावर और मथुरा में 2 शक्तिशाली केंद्र हुआ था। तक्षशिला भी राज्य का हिस्सा बन गया। शासक में सिल्क रूट की मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक चली गई थी, जहाँ पे जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर से रोमन साम्राज्य की पहुंचती थी। उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के और जैसे कुषाण थे, सिल्क में यात्रा करने के लिए व्यापारियों का उपयोग किया करते थे। सिल्क के बारे में है। उसके बाद है धर्म का प्रचार किस तरह हुआ। उस समय कुषाण जो थे वो राजा कनिष्क थे और 1900 साल पहले शासन किया। बहुत प्रसिद्ध गठन थे। इसे एकत्र करके विविधान विषयों पर चर्चा भी की थी, विचार विमर्श किया था। बुद्ध की जीवन की बुद्ध चरिता कवित्र अश्वमेघ कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये पूछ सकते हैं दरबारी कवि कौन थे उस समय के। बुद्ध की जीवन की बुद्ध चरित्र थी, रचना की थी, किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। और उसके दरबारी कवि कौन थे? कनिष्क थे। अश्वघोष और अन्य बुद्ध विद्वानों में संस्कृत में लिखना शुरू करते थे। उस समय जो थे बुद्ध धर्म की एक नई धारा शुरू हुई थी, महायान। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बुद्ध की एक नई 2 विशेषता बता दी जाती। पहली थी मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर निर्वाण प्राप्ति की पीपल के पेड़ में मूर्ति को दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसमें अधिकांश मथुरा और उसकी तक्षशिला द्वारा बनाई जाती थी। तो इस समय बुद्ध की प्रतिमा दिखा रहे हैं और सांची के सपूत की एक मूर्ति चित्र है जो आसानी से बना जाता था। और समय की जो विद किस तरीके से विष के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे, बुद्ध ज्ञान देते थे, उसके बारे में। दूसरा याद रखना, बौद्ध अस्तित्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध अस्तित्व में परिवर्तन आस्था को लेकर आया था। बौद्ध अस्तित्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांत वासन करने के लिए साधना करते हैं, लेकिन इसकी बजाय लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्ध अस्तित्व की पूजा काफी प्रचलित हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और कोरिया और जापान तक ही फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत के में हुआ था। बौद्ध भिक्षुनी के रहने के लिए पहाड़ों पर गुफाएं खोदी जाती थी। इस समय गुफाएं राजा रानियों के आदेश द्वारा बनाई जाती थी और व्यापारियों और कृषकों द्वारा। ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास थी और दक्कन के शहरों और तटों के संदरगाह जोड़े जाने वाली दरारों से पहुंची जाती। ऐसा लगता है कि यात्रा करना बहुत ही गुफाओं में मठों में विश्राम करते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया के कई भागों में फैल गया था। मथुरा से बनी ये प्रतिमा, तक्षशिला से बनी हुई ये प्रतिमाएं दिखा रखी है, ये ध्यान रखना है। थेरवाद जो था वो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से क्षेत्र में कहीं अधिक प्रचलित था। अब तीर्थयात्री की जिज्ञासा क्या थी? उस समय जो तीर्थयात्री होते थे वो काफ़ी दूर दूर तक जहाज़ों पर जाते थे। तीर्थयात्री उनकी यात्रा निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे होते हैं जो स्त्री पुरुष होते हैं और अपनी क्या करते थे, ये प्रार्थनाओं के साथ पवित्र स्थानों की यात्रा भी किया करते थे। तो ये याद रखना। उस समय यात्रा में सबसे पहले आया था चीन बौद्धिज्म, 3 चीनी यात्री। वानशियान काफ़ी प्रसिद्ध थे, 600 साल पहले थे। फिर थे श्वेनयान, 1400 साल पहले आए थे भारत में। 50 साल तक स्त्रिंग आया था। उसके बाद बुद्ध जो जीवन से जुड़ी घटनाओं और मथों के बारे में भारत में आए थे। अलग अलग देशों में तीर्थयात्री आए थे, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। वानशियान ने चीन की यात्रा किस तरीके से की थी, कैसे की थी, ये बताया गया। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। श्वेन तासांग भू मार्ग से उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया के बीच में चीन वापस लौटा। सोने चांदी के सिक्के, लकड़ी के बुद्ध की मूर्तियां और 600 से ज़्यादा पांडुलिपि इकट्ठी करी थी। 20 से घोड़े लाद कर लाए थे। 50 पांडुलिपियों का खो तो गई है, जबकि सिंधु नदी पार करते हुए नाव उलट गए। जीवन का काफ़ी हिस्सा बची हुई पांडुलिपि संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दी, बता रहे हैं। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र माना जाता है, इसको पढ़ लीजिए। नालंदा क्या है? नालंदा एक श्वेन तसांग और अन्य यात्रियों उस समय की प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में है, अध्ययन किया था। नालंदा के बारे में बताया कि वहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ के लोग बुद्धि वाली होते थे, बुद्धि में सबसे आगे होते थे, बुद्ध के आदर्शों पर चलते थे, मठ के काफ़ी सख्त थे, सबका पालन करता वाद विवाद करते थे, जिससे कि युवा एक दूसरे की मदद कर सके। उस समय जो विद्वान लोग थे और शाखाएं दूर करने के लिए आते थे, आतंकुक मतलब थे मेहमान, से पहले द्वारपाल पे प्रश्न पूछते थे और फिर तभी द्वारपाल पर उत्तर दे देते थे। अगर उत्तर नहीं देते थे तो उनको बाहर कर दिया जाता था, नहीं तो उत्तर दे देते थे तो उनको अंदर बुला दिया जाता था। ये थी भक्ति की शुरुआत किस तरीके से हुई थी, ये पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर है ये। भक्ति की शुरुआत हुई थी, उन देवी देवताओं की पूजा करने का चलन था। इसके बाद हिंदू धर्म के अनेक प्रचारांतर की थी। शिव, उस समय शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताओं को शामिल किया जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। और जो वहाँ की जो भक्ति थी उस समय के बारे में बताया कि जिसमें देवी देवता पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। भक्ति उस समय लोकप्रिय परंपरा में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा की भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ खुला हुआ था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, अमीर हो, ऊंची जाति का, नीचे स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है। भक्ति की चर्चा के लिए हम भगवत गीता में
भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है। इसमें से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त मित्र अर्जुन को धर्मों को छोड़कर शरण करने का उपदेश दिया है, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराई से मुक्त दिला सकते थे। पूजा का रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपने ही लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोड़ने लगे। भक्ति मार्ग अपने ही मामलों में अगर आराध्या देवी और देवी देवताओं के मन में सच्चे मन की पूजा की जाए तो वह दर्शन भी देते। इसे भक्त देखना चाहते थे कि आराध्य देवी देवता मानव रूप में किस तरीके से आता है, जैसे सेन में, पेड़ में, अन्य जीवों में जैसे जैसे विचार अपनी संस्कृति में मिलता है। कला और देवी देवताओं से भरकर एक खूबसूरत मूर्ति तैयार की जाती थी। ये वराह की मूर्ति है और ये भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, जिसको वराह के रूप में उन्होंने अवतरित हुए थे। और ये जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था और पृथ्वी पर एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने अलग अलग रूप आते थे। भक्ति जो होता है, भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। भक्ति भगवान भक्त के बीच में एक अतरंग संबंध होता है। भक्ति भगवान के रूप में झुकाव होता है। भक्ति का ही एक ऐश्वर्य और सुख भक्तों को बताता है। भक्त भगवत से देवी देवताओं को भक्त का हिस्सा बना दिया जाता है। उसके बाद देवी देवताओं के विशेष चीज़ें बताई दी हैं। शिल्पकार, भक्ति ने शिल्पकार, स्थापत्य की माध्यम और उन्हीं से अभिव्यक्ति। हिंदू जो होता है हिंदिया शब्द से बना है, जिसमें सिंध और इंडस से निकला है। यह शब्द अरबी और ईरानियों के लोगों के लिए उपयोग किया गया था। सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोग थे, यही यहाँ पे धार्मिक विश्वास और संस्कृति परंपरा के लिए उपयुक्त थे। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। इसमें भक्ति के बारे में थोड़ा सा बताया है। जो चीज़ें बताई है वो चीज़ याद रखना। 3 जो बताए थे मूवेदार, उसको याद रखना, जिसमें चोल, चेल और पांडे आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वही बताए हैं कंटेंट जो आपके लिए एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू है। नए साम्राज्य और राज्य इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें प्रशस्ति के बारे में बताया गया है अलग अलग। देखे हैं उस समय थे जो गुप्त वंश के राजा होते थे, समुद्रगुप्त की अदा करने की। समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया कि किस तरीके से अभिलेख करते थे। तो इसमें हम मेन पार्ट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे विशेष प्रकार के अभिलेख थे जिसको प्रशस्ति कहते हैं, और ये संस्कृत भाषा में प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा लिखने के लिए अलग अलग राज दरबारी कवि होते थे, तो उनके बारे में हम भूपति पुत्र सतकर्णी के बारे में भी पढ़ा है। उन्होंने प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। गुप्त काल के महत्व प्रयोग बढ़ गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा किस प्रकार की जाती थी। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना, याद रखना। समुद्रगुप्त की प्रशंसा बहुत बात बताती है। राजा, योद्धा और उनके जीतने का जो ढंग होता था वो राज्य, विद्वान और उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की जाती थी। ईश्वर के बारे में बताया गया था। प्रशस्ति लंबे लंबे वाक्य लिखे जाते थे, एक ही वाक्य में अंश दिया जाता था। तो ये किस तरीके से प्रशस्ति की जाती थी। हमें मेन पॉइंट पढ़ना है, तो इसके लिए इसको सबसे पहले तो है कि उस समय जो थे पूर्वी तटों के समुद्र के तट के एक क्रम थे, लाल बिंदु में दिखा गया, बैगनी और नीले रंग में मिलेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये वाला है। हरिशेन में 4 प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया गया है और इसी के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले मानचित्र में हरे रंग से जो किया गया है वो आर्यवत के रूप में 9 शासकों का, जिन्हें समुद्रगुप्त में हराकर उनके राज्यों को अपने ही साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा था दक्षिणापथ, 12 शासक थे। इसमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र में लाल बिंदु दिखाए गए। इन सब में हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर शासन करने की अनुमति दी। यही दूसरा है। तीसरा उन्होंने कहा जो गहरे बैंगनी रंग से रंगा हुआ है, इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और पश्चिमी भारत के कई गण और संघ आते हैं। वे समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उन्हें दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। उनके दरबार में बाह्य इलाके के चौथा है, बाह्य इलाके के, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, और ये कुषाण और शक वंश के थे, जिसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उनसे किया। तो ये चारों ही याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हरिशेन के 4 राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की क्या नीतियाँ रहती थी। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग राज्य, आंतरिक राज्य कौन से थे, बाहरी राज्य कौन से थे और आर्यवत राज्य कौन से थे। ठीक है, हमें पता है वंशावली कैसे होती थी। वंशावली के मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से किस तरीके से। जैसे सबसे पुरानी जो पीढ़ी मानी जाती है जिसकी प्रशंसा होती है उसका है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पति पितामह पति व दादा से परदादा पिता के बारे में। उनकी माँ कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, जो महाराज अधिकार बड़ी उपाधि धारण करते थे। समुद्रगुप्त ने भी उपाधि धारण की थी। उनके दादा परदादा महाराजा के रूप में लेख थे, इसके बारे में दिया गया। उसके बाद ये विक्रम संवत के आसपास स्टार्ट होता है, जो हम कैलेंडरों में देखते हैं। 58 ईस्वी पूर्व जब प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत की परंपरा के रूप में गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा गया था। याद रखना किसके नाम से जोड़ा गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। ऐसा कहा जाता है कि उनके शकों
पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो याद रखना किसकी उपाधि की थी, विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय को सॉरी। समुद्रगुप्त के बारे में शासकों जैसे छोटे बेटा चंद्रगुप्त और द्वितीय पंचाली पूर्वजों की सूचियों में जानकारी में मिलती है। अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है पश्चिम भारत के सैन्य अभियान में अंतिम शासक के रूप में प्रस्तुत किया था। बाद में विश्वास होने लगा कि दरबार में कवियों की कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके बारे में उनके विषय के बारे में लिखते थे। हर्षवर्धन और हर्षचरित जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के रूप में अभिलेख और सिक्कों को पता चलता है, उसी प्रकार से उनके जीवन के बारे में भी पता चलता है। 1400 साल पहले उनके दरबारी कवि कौन थे, हर्षवर्धन और हर्षचरित के बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने किसकी लिखी थी, हर्षचरित्र। हर्षवर्धन की वंशावली राजा बनने का वर्णन है। तीर्थयात्री स्वयं के बारे में भी 9वें पढ़ चुके हैं, इसको बस यहीं तक है। उसके बाद मेन हेडिंग पढ़ना है ना। हर्ष अपने पिता से सबसे बड़े बेटे नहीं थे, बल्कि पिता और बड़े बेटे मृत्यु हो जाने के बाद थानासेन के राजा बने थे। बनोही कनौज थे और ये उनके पार करने के लिए हर्षवर्धन ने बंगाल और अधीन कर लिया था, कनौज और बंगाल को। मगध और राज्य को जीतने की सफलता थी, ये रहा सफलता मिली। उनकी सफलता की अन्य जगहों पर नहीं मिली है, पर नर्मदा नदी को पार करने ढक्कन की ओर से जाने की कोशिश चालुक्य नरेश और पुलकेश द्वितीय ने रोक लिया था उन्हें। पल्लव और चालुक्य और पुलकेशी द्वितीय की प्रशस्ति किस तरीके से होती है, उनकी प्रशंसा किस तरीके से होती है, उस समय के राज दरबारी के बारे में याद रखना। कौन किसका राज दरबारी है, इस चैप्टर से ध्यान रखना। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम के आसपास के जो क्षेत्र थे कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्य राज्य कहाँ कहते, कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। चालुक्य की राजधानी हेलोर थी। हेलोर जो था वो व्यापारिक केंद्र था, धार्मिक केंद्र भी बन गया था। मंदिर और पल्लव चालुक्य एक दूसरे की सीमा पर अतिक्रमण करते थे और राजधानी पर निशाना बनाकर समृद्ध राज्य था। पुलकेश द्वितीय सबसे चालुक्य राज्य था। उसके बारे में दरबारी कवि कौन थे उस समय के, रवि कीर्ति, वो उनकी प्रशंसा करते थे। खासतौर पर 4 पीढ़ियों तक ये बात चली। पुलकेश ने अपने चाचा से अपने राज्य मिला था। रवि कीर्ति उनके अनुसार पश्चिम पूर्वी समुद्री तटों पर अभियान चलाया करते थे। इसके अतिरिक्त हर्ष को आगे लेकर बढ़ रहा है। हर्ष मतलब होता है आनंद। कहा जाता था कि इस राज्य के बाद हर्ष नहीं रहा। पुलकेश द्वितीय ने पल्लव राजा और आक्रमण किया, जिसमें कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। चालुक्य की विजय का अल्पकालीन और दोनों ही दुर्बल होने के पल्लव और चालुक्य राष्ट्रकूटों और चौरवंशों ने समाप्त कर दिया। यह अध्याय 7 में पढ़ेंगे, 7th क्लास की बुक्स में पढ़ेंगे हम। इस राज्यों का प्रशासन कैसे चला था, पहले प्रशासन गांव में, धीरे धीरे फिर वो बदलाव हुआ, सामाजिक राजनीतिक शक्तियों में जुड़ने लगा। अलग अलग बातों में बताया, इसको ध्यान में रख लेते हैं। सबसे पहला कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रशासक के पद अनुवंशिक बन गए थे, मतलब उनके बेटा बेटे के बेटा ऐसे बनते थे, बेटा पिता पद थे। कवि हर्ष अपने पिता की महादंड नायक और मुख्य न्यायाधीश थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन महानायक दंड होने के बाद कुमार मात्या और एक महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में भी सहायक के रूप में मंत्री बने हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही, सिर्फ आपको मोटा मोटा पॉइंट पढ़ा रही हूँ कि क्या स्थानीय तौर पर व्यक्तियों का बोलाबाल था और नगर बैंकर और सार्वही व्यापारी नेता कुलीग थे और शिल्पकारी थे और क्रय लिपियों के प्रधान लोग थे। नीतियाँ प्रभावशाली थी, जैसा चाहे वैसा बना था। एक प्रकार की सेना क्या थी, एक प्रकार की सेना के बारे में स्टेटमेंट दे रखे, इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें जो थी राती घोड़े और पैदल सिपाही के साथ साथ सेना नायक भी होते थे। आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता करते थे। सैनिकों को वेतन नहीं मिलता था, बदले में उन्हें भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि में कर वसूलते थे, सेना और घोड़े का देखभाल करते थे। साथ ही वे इन युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे और व्यक्ति सामंत कहलाते थे। ये व्यक्ति कहलाते थे, सामंत कहलाते थे और शासक दुर्बल और सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण भारत के राज्यों की संपन्नता क्या थी, इसमें भूमि स्वामी ब्राह्मण के बारे में बताएंगे। अभी लेखकों में चर्चा है कि इसके एक और ब्राह्मण संघ था जिसे सभा कहते थे। उप समितियों की सिंचाई, खेतीबाड़ी और काम में निर्वाह स्थानीय देखभाल किया करती थी। भूमि स्वामी ब्राह्मण नहीं थे, नाम ग्राम संभाग होने की बात की गई है। नगरम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। सभाओं में धनी और शक्तिशाली भूमि स्वामी व्यापारियों का नियंत्रण करते। इसमें बहुत सी स्थानीय सभाएं काम करती थी। ठीक है, शताब्दी। उस समय के ज़माने के लोग कैसे थे, उस समय के ज़माने के लोग क्या करते थे, जनसाधारण थे और क्या क्या करते थे। कालिदास के बारे में आप सभी को पता है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा शकुंतला के बारे में एक युवती की प्रेम कहानी लिखी थी, इसमें गंभीर मुहावरे हैं। वो संस्कृत भाषा में लिखते थे और जबकि लोग अन्य भाषा में महिलाओं को प्राकृत भाषा में बोलते। प्रसिद्ध नाटक था उनका, नाटक का याद रखना, अभिज्ञान शकुंतलम, बस इसको यहाँ तक याद रखना, इनके बारे में याद नहीं रखना में। चीनी यात्री थे, फाशियान
जिन्होंने अछूत लोगों को अछूत मानते थे, उन शहरों के बाहर रहना पसंद करते थे। इनकी जो स्टेटमेंट थी वो पढ़ लेते हैं। अगर इन लोगों को शहर और बाजार के भीतर आना होगा तो सभी अगाहों के लिए लकड़ी के लिए टुकड़े चोट खाने होंगे। यह आवाज़ सुनकर सतर्क होकर अपने ही छू जाने या किसी को संपर्क में लाने से बचाते हैं। ठीक है, बाणभद्र के बारे में बड़ा संजीव चित्रण है, ये नहीं पढ़ना हमें। इसमें ऑलमोस्ट यही है, मेन था। प्रशस्ति क्या होती है, आर्यवत क्या होता है, दक्षिणापथ जो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है, वंशावली हो गई, सामंत क्या होते हैं, सभा क्या होते हैं, और नगरम क्या होते हैं, जो हमें पढ़ना था। अब इसमें लास्ट चैप्टर आ गया, इसमें इमारतें और चित्र और किताबें क्या बनाई जाती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, किताबें और चित्र के बारे में। ठीक है, धातु विज्ञान के बारे में है, पुरातत्व धातु विज्ञान। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले धातु कर्म या धातु शोधन की जानकारी दी गई थी। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है, हड़प्पा वासी क्या करते थे, कुशल शिल्पी थे। तांबे की धातु कर्म, उन्होंने तांबे और टीन को मिला के कांसा बनाया गया था। हड़प्पा वासी कांस्य युग से आरंभिक लोहा युग से किस्म से लोहे का उपयोग करते थे, जिसमें खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, तो ये याद रख लेना। उसके बाद है लोहा स्तंभ। लोहा स्तंभ जो था, सबसे पहले ये लोहा स्तंभ था, इसको लोहा स्तंभ कहा जाता है। ये मरहोली दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7.2 है, मीटर है, 3 टन से भी ज़्यादा, 1500 साल पहले हुआ था। इस जो लिपि की खुदाई की गई थी, इसे चंद्र नाम शासक ने, चंद्र ने गुप्त वंश के काल में, आश्चर्य की बात है वर्षों के बाद भी जंग नहीं लगा हुआ। ठीक है, इस समय के टीलों को किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में बताया गया। स्पूत का शब्द का अर्थ होता है टीला, याद रखना। स्तूप मतलब होता है टीला। टीला जो होता था वो गोलेकार और लंबे और छोटे हो सकते हैं। एक ही समानता थी, स्पूत एक से बड़े डिब्बे रखे जाते थे। स्पूत बुद्ध और यूनानी के दांत और हड्डी और राख, कोई चीज़ और कीमती पत्थर सिक्के रखे होते उनके पास। दूसरा पॉइंट आया था, धातु मंजूषा कहते हैं। धातु मंजूषा ऊपर रखा हुआ मिट्टी का टीला होता है, बाद में टीले और ईंटों से ढक दिया जाता है। बाद में काल इस समय गुम्बद नुमा तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रदर्शना। प्रदर्शना का मतलब है चारों तरफ परिक्रमा लगाने वाले पथ के रूप में, उसको कहते हैं प्रदर्शना पथ। रास्ते में रेलिंग पे घेर दिया जाता है, जिसको कहते हैं वेदिका। ये छोटे छोटे पॉइंट याद है। वेदिका एक तरीके से प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, रेलिंग और तोरण मूर्ति कला की सुंदर कला से सजाया जाता था। इस तरीके से तोरण होता था, एक रास्ता बनाया जाता था, सबसे ऊपर की तरफ जो होता था वो ढक दिया जाता था। उसके बाद है अमरावती को ढूंढो। अमरावती को जगह का नाम देखते हैं। यहाँ पे क्या था, ये 200 साल पहले एक स्पूत खोजने की शिलाओं पर उकेरा गया था। कई साल पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी। गुफाओं में मूर्ति और चित्र होते थे। इस समय के जो मंदिर होते थे उसमें हमें किस किस की मूर्तियाँ होती थी, उसमें शिव की, दुर्गा की और विष्णु भगवान की मूर्तियाँ होती थी। उसमें मंदिरों में इसको कहते थे गर्भगृह। गर्भगृह कहा जाता है जहाँ पे मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है। स्टार लगा लीजिए। वहाँ पे क्या करते थे, पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर इसी गर्भगृह को पवित्र स्थान के रूप में दिखाने लग गए थे। ठीक है, भितगांव जैसे मंदिरों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई का निर्माण किया जाता था, उसको हम शिखर कहते थे। शिखर निर्माण कठिन सावधानी से योजना करनी पड़ती है। अधिकतर मंडप के नाम से भी जगह होती थी, जैसे एक सभागार होता था, लोग इकट्ठा होते थे, याद रखना है। महाबलीपुरम और हेलोर को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने उत्कृष्ट मंदिर, उसमें कहीं कुछ दिखाया गए हैं। स्पूत और मंदिर किस तरीके से बनाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें से याद रख लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले में पूछे जा सकते हैं। स्पूत और मंदिर को बनाने की प्रक्रिया की अवस्था वैसी होती थी, धन खर्च होता था। राजा रानियां उन्हें बनवाने की निश्चय करते थे। काम अच्छे किस्म के पत्ते ढूंढना और खोदना निकालना, फिर भी मंदिर स्पूतों के लिए सोच विचार कर शिलालेखों को तक पहुँचाते। काट काट कर तराशने, दीवारों की चौखट बनाना, फर्शों को काटना, तैयार करने के लिए अलग अलग करना मुश्किल हो जाता। उड़ीसा का जैन मंदिर है और इसे पहली बार खोद कर 2 मंजिला बनाया गया था और प्रवेश द्वार भी बनाया गया था, तो यह दिखा रहे। उसके बाद है शिल्पकारों की जो सजावट होती थी वो किस तरीके से थी। भक्तों के मंदिर और सजावट के लिए हाथी दांत का काम करने, श्रमिकों के सांची और अलंकृत तोरण बनाने का खर्च किया। सजावट के लिए व्यापारी, कृषक, मालाएं और लोहा सुनार बनाने वाले काम आते थे। कई स्त्री पुरुष भी लगते थे, नाम खंभों रेलियों में खुदवाते थे। चित्रकला कुछ समझी थी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें चित्रकला में बात है अजंता की गुफाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई साल लाख पहले खुदाई गई खोदी ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाई गई थी। व्यवहार इन चित्रों में सजाए गए थे चित्र गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से चित्र मशालों की रोशनी में बनाए जाते थे। इसमें 1500 साल पहले पौधे और खनिज से बनाए जाते थे। महान कृत्य बनाने का कलाकार अज्ञात था। ये पुरानी पुस्तक की थी। पुरानी पुस्तक में सबसे पुरानी पुस्तक थी महाकाव्य था तमिल का। तमिल को होता है शिल्पाधिकारम। रचना में किसने की था,
एलांगो नामक कवि ने की थी। कौरनम नामक व्यापारी की कहानी थी, जिसमें आगे ये नहीं पढ़ना हमें, बस इतना पढ़ना है कि ये याद रखना पॉइंट की तमिल में बनी थी। इसके बारे में मैचिंग में दे सकते हैं। और इसकी स्टोरी बता रखी है। शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य एक और लिखा गया था जिसका नाम था मलिमेखलाई, 1400 साल पहले बनाया था। ये भी कौरलम और माधवी की बेटी की कहानी है। और ये किसके द्वारा लिखा था? सतनार के द्वारा, ठीक है, याद रखना। ये कई सौ पाल है। फिर एक है कालिदास। कालिदास को तो सभी को पता है, संस्कृत में लिखा गया है। ये पुरानी कहानियों में सबसे ज़्यादा पुराना जो था वो था पुराण। पुराण जो था प्राचीन काल का पुराण कहते हैं, जो शिव विष्णु और देवी देवताओं की जुड़ी कहानियाँ थी। इसमें उनके जीवन के सृष्टि और राजाओं की कहानियाँ थी। सबसे पुरान था, सरल संस्कृत श्लोक था, तो उन्हें सुनो समझ सकते थे। शुद्ध जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो सुन सकते थे। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। फिर मैं 2 संस्कृत महाकाव्य और महाभारत और रामायण लंबे अरसे तक लोकप्रिय है। महाभारत में कौरवों की कहानी और पांडवों के बीच की कहानी थी। पूर्व वंश के राजा हस्तिनापुर की गति बात थी। पुरानी कहानियों से भी 1500 साल पहले लिखी गई थी। महाभारत में दोनों जो लिखी गई थी वो व्यास द्वारा लिखी गई थी। ये याद रखना किसने लिखी थी। और ये महाभारत भगवद गीता में भी इसके अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं। रामायण के बारे में आपको पता ही है। कौशल राजा महापिता वनवास दे दिया था अपनी पत्नी सीता को, लंका लेकर रावण का अपहरण कर लिया था। उसी के आधार पर यह कौशल राजा राधे भारत की वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। यहाँ लिखी थी रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, जो संस्कृत में लिखा गया था। और जबकि महाभारत व्यास द्वारा लिखा गया था, वो भी संस्कृत में लिखा गया था। आप लोगों को कहानी पढ़ने का शौक था तो वो कहानी वगैरह पढ़ते थे, जहाँ तक लोग जो लिखते थे। उसके बाद ये स्टोरी बता दी है, ये नहीं पढ़नी हमें। विज्ञान की पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते कौन कौन सी थी। उस समय जो खगोल शास्त्री थे, गणित और खगोल आर्यभट्ट थे, जो संस्कृत में आर्यभट्टनम नामक पुस्तक लिखी थी, याद रखा, जिसमें दिन रात और पृथ्वी के अपनी धुरी चक्कर लगाने की वजह से की थी। लगातार रोज सूर्य का चक्कर निकलते और डूबते हैं। वैज्ञानिक तर्क बताया था, वृत्त की परिधि और मापने की विधि को भी ढूंढा था उन्होंने। गणितज्ञ और उसमें वार मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य द्वारा गणित और खोज की थी। इन्होंने अलग अलग खोज की थी। शून्य का याद रखते थे, अंकों का प्रयोग करते थे और शून्य की चीज़ें अपनाई जाती थी। उसके बाद है आयुर्वेद, तो पता ही है, आयुर्वेद पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें चरक नामक द्वितीय ईस्वी में चरक थे। 2 प्रसिद्ध आयुर्वेद थे, चरक और सूत्रोष, याद रखना नाम। दोनों ही चरक संहिता और औषधि शास्त्र के उल्लेख पुस्तक माने जाते थे। चरक संहिता औषधि में चिकित्सा के संबंधी चीज़ें जानकारी दी जाती थी। बस इतना ही है इसमें, और इसमें ज़्यादा खास नहीं है। स्पूत पता होना चाहिए। स्पूत एक चारों तरफ वृत्ताकार पथ बनाया जाता था। शिखर पता होना चाहिए। मंडप पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट है ना, इसको ध्यान में रख लेना। ये चीज़ें होंगी ना अपने माइंड में तो आप अब डील करें। आज की क्लास में इतना ही। हम क्वेश्चन अगली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। मैंने ऑलमोस्ट क्लास 6 के हिस्ट्री को कवर कर दिया है, यानी कि कवर मतलब कंप्लीट कर दिया है। तो और शॉर्ट नोट्स में गया, जल्दी ही आप इस चीज़ को समझ लेंगे। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।